दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर है, शिवपाल यादव ने कर दिया बड़ा ऐलान, कहा अखिलेश यादव को मिलेगी ऐतिहासिक जीत, समाजवादी पार्टी की बनेगी सरकार। जी आपको बता दें कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रमुख शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि करहल विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की ऐतिहासिक जीत होगी। अन्य प्रत्याशियों को यहाँ पर अपनी जमानत भी बचाना मुश्किल हो जाएगा। आपको बता दें कि पत्रकारों से बातचीत करते हुए शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि प्रदेश में समाजवादी पार्टी और उसकी गठबंधन की पार्टियों को सर्वाधिक सीटें मिलेंगी। उन्होंने इस बार प्रदेश में सरकार के बदलाव का भी दावा किया है। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि इस बार समाजवादी पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। यदि आपका भी मानना है कि इस बार समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और ये बड़ी खबर, स्वतंत्र देव सिंह का बड़ा ऐलान, बोले डबल इंजन सरकार का डेवलपमेंट मॉडल जिताएगा 300 से ज्यादा सीटें। जी आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि हमारा विकास का मॉडल सबके सामने है। बिजली, पानी, सड़क, आवास, राशन, सुरक्षा, कानून व्यवस्था, हम ऐसे मुद्दों के साथ जनता के बीच में है। समाजवादी पार्टी दल नहीं है बल्कि दलदल है। अब ये जनता में झूठ बोलकर मुफ्त में बिजली देने की बात कर रहे हैं। मैं इनसे पूछता हूं कि जब ये सत्ता में थे तो फ्री तो छोड़िए, बिजली की नियमित आपूर्ति तक क्यों नहीं कर पाते थे? अरे झूठ की बुनियाद पर कहीं इमारत बुलंद नहीं होती। आप देखिएगा इस बार 300 से ज्यादा सीटें भाजपा की आएंगी। आपको बता दें कि यूपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने ऐलान कर दिया है कि इस बार डबल इंजन सरकार का डेवलपमेंट मॉडल 300 से ज्यादा सीटें जिताएगा। उन्होंने घोषित कर दिया है कि इस बार समाजवादी पार्टी नहीं बल्कि फिर से बीजेपी 300 से ज्यादा सीटें जीतकर प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएगी। और ये बड़ी खबर, मेरठ में अखिलेश यादव और आजम खान पर जमकर बरसे संजीव बालियान, मुजफ्फरनगर दंगों की दिला दी याद। ये आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 से ठीक पहले उत्तर प्रदेश में सियासी सरगर्मी काफी तेज हो गई है। इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने आज मेरठ में प्रेस वार्ता कर समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने सपा को गुंडों का गिरोह बताते हुए अखिलेश राज में हुए मुजफ्फरनगर दंगों की भी याद दिला दी। उन्होंने कहा कि आईपीसी की ऐसी कोई धारा नहीं है जो सपा के नेताओं पर ना लगी हो। हर जिले में सपा के अपराधियों का गिरोह है। पार्टी ऐसे लोगों को टिकट दे रही है जिन पर हत्या, डकैती, उगाही और छेड़छाड़ के गंभीर आरोप है। उन्होंने कहा कि आजम खान जैसे लोग वेस्ट यूपी के मुख्यमंत्री थे। डॉक्टर संजीव बालियान ने मेरठ में भाजपा मीडिया सेंटर में प्रेस वार्ता में कहा कि 2017 से पहले पश्चिमी यूपी अपराधियों का गढ़ था। मुजफ्फरनगर में लोग रुकने और घूमने से भी कतराते थे। सपा गुंडों और बदमाशों को खुलेआम संरक्षण देती थी। 2013 में 2 बालकों की हत्या करने वालों को आजम खान ने जबरन छुड़वाया था। उनके फोन पर डीएम और एसपी का ट्रांसफर ना होता तो दंगों से बचा जा सकता था। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मुजफ्फरनगर से लेकर मुरादाबाद के काठ तक कई स्थानों पर जमकर दंगे हुए और तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव तुष्टीकरण करते रहे। निर्दोष युवकों को जेल भेजा गया। समाज को भारी उत्पीड़न से गुजरना पड़ा। कैरेना पलायन का दर्द आज भी लोगों की आंखों में देखा जा सकता है। लेकिन 2017 से प्रदेश में योगी सरकार बनने के बाद अपराधी या तो जेल भेज दिए गए या फिर ऊपर भेज दिए गए। उन्होंने कहा कि वेस्ट यूपी में सभी वर्ग भाईचारे के साथ रहते हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि योगी सरकार में इतनी बिजली दी गई कि इन्वर्टर बंद करना पड़ गया। एक्सप्रेसवे का जाल बिछा, रैपिड रेल मुजफ्फरनगर तक जा रही है। विकास की गंगा बह रही है। अगले 5 साल रोजगार के नाम होंगे। उन्होंने आगे कहा कि 2.5 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि मिली है। योगी सरकार ने ट्यूबवेल के लिए बिजली के रेट आधे कर दिए हैं। प्रदेश में कानून व्यवस्था और इंफ्रा बना है। साथ ही उन्होंने कहा कि कोरोना काल में 10 किलो राशन हर गरीब तक पहुंच रहा है। यूपी में 15 लाख आवास बनाए गए हैं और 3 करोड़ शौचालय बने हैं। संजीव बालियान ने दावा करते हुए कहा कि अब दोनों सरकारों की तुलना करिए और फिर वोट करिए। आपको बता दें कि संजीव बालियान ने विकास पर वोट मांगा है। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि यदि बीजेपी ने विकास किया है तो बीजेपी को वोट दें। उन्होंने यह भी दावा कर दिया है कि विकास के बलबूते इस बार फिर से बीजेपी यूपी में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। बड़ी खबर, आरपीएन सिंह के जाते ही कांग्रेस में मची भगदड़। पडरौना विधानसभा से घोषित प्रत्याशी और जिलाध्यक्ष ने भी पार्टी से दिया इस्तीफा। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में अगले महीने से विधानसभा के चुनाव होने हैं। चुनाव को देखते हुए दल बदल का दौर जारी है। मंगलवार को रतनजीत प्रताप नारायण सिंह ने कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। वहीं आरपीएन सिंह के जाते ही कांग्रेस में भगदड़ सी मच गई है। पडरौना विधानसभा के घोषित प्रत्याशी मनीष जायसवाल ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया है। मंगलवार शाम को
को उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को अपना इस्तीफा भी भेज दिया है। इसके साथ ही जिलाध्यक्ष राजकुमार सिंह ने भी कांग्रेस का साथ छोड़ दिया है। इसके अलावा बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी में जाने वाले पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए भी ये बड़ा झटका माना जा रहा है। दरअसल आरपीएन सिंह का पडरौना के साथ कुशीनगर जिले में अच्छा खासा प्रभाव है। आरपीएन सिंह यूपी के पडरौना राजघराने से आते हैं। उनके पडरौना से ही चुनाव लड़ने की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में ये स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए सबसे बड़ा झटका माना जा रहा है। और ये बड़ी खबर, बीजेपी को भी लगा करारा झटका। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने पहली सूची की जारी 20 प्रत्याशियों के नामों का किया ऐलान। ये आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के पहले चरण के मतदान में अब कुछ ही दिन रह गए हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। वहीं अब बिहार में भाजपा के सहयोगी दल जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू ने भी प्रत्याशियों की पहली सूची का ऐलान कर दिया है। यूपी चुनाव के लिए जेडीयू ने 20 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की है। बता दें कि जेडीयू उत्तर प्रदेश चुनाव में भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ रही है। और बड़ी खबर, जनरल बिपिन रावत और कल्याण सिंह को मरणोपरांत मिलेगा पद्म विभूषण और गुलाम नबी आजाद को मिलेगा पद्म भूषण पुरस्कार। आपको बता दें कि देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत और कल्याण सिंह को मरणोपरांत पद्म विभूषण देने का फैसला लिया गया है। 2 और लोगों को, प्रभा आत्रे और राधे श्याम खेमका को भी पद्म विभूषण दिया जाएगा। वहीं 17 लोगों को पद्म भूषण से सम्मानित किया जाएगा। गृह मंत्रालय ने कहा कि कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद, पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्ध देव भट्टाचार्य और अभिनेता विक्टर बनर्जी पद्म विभूषण से सम्मानित किए जाएंगे। और बड़ी खबर, अखिलेश यादव ने भाजपा पर बोला जोरदार हमला। कहा टीम के कप्तान, उपकप्तान सहित अब तक घोषित 195 में से 82 प्रत्याशियों की छवि आपराधिक है। ये आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी को पहले चरण का मतदान होना है। इसके लिए सभी पार्टियों ने प्रत्याशियों का भी ऐलान कर दिया है। राजनीतिक उठापटक के बीच चुनाव जीतने के लिए राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। सपा उम्मीदवारों की पहली सूची जारी होने के बाद से भाजपा अखिलेश यादव की पार्टी पर लगातार हमले कर रही है। दागी उम्मीदवारों के नाम बताकर मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री समेत सभी नेता सपा को दंगाइयों की पार्टी बता रहे हैं। इन आरोपों पर अब अखिलेश यादव ने भाजपा पर जोरदार हमला बोला है और कहा कि भाजपा के अब तक घोषित 195 में से 82 प्रत्याशियों की छवि आपराधिक है। यहां तक कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी इसमें शामिल हैं। आपको बता दें कि अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। बगैर नाम लिए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जनता ने 2017 में भ्रष्टाचारियों को चुना नहीं, हमने विगत 5 वर्षों के दौरान भ्रष्टाचारियों को बख्शा नहीं और 10 मार्च 2022 के बाद भी हम फिर से यही करेंगे। और ये बड़ी खबर, अरविंद केजरीवाल ने खेला एक और बड़ा दांव। कहा पंजाब की जनता तय करेगी बजट। ये आपको बता दें कि पंजाब विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आम आदमी पार्टी ने एक और बड़ा दांव खेला है। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर पंजाब में उनकी सरकार बनती है तो राज्य का सालाना बजट जनता के सुझाव पर तय किया जाएगा। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में उनकी सरकार जनता की राय को ध्यान में रखकर बजट तैयार करती है। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 के बजट पर विचार विमर्श शुरू कर दिया है। केजरीवाल ने कहा कि बजट तैयार करने के लिए दिल्ली के आम लोगों और कारोबारियों से सुझाव मांगे जा रहे हैं। पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पर इसी तरीके से बजट तैयार किया जाएगा। पंजाब का बजट तैयार करने से पहले आम आदमी, खासकर ट्रेडर्स, बिजनेसमैन, किसानों, मजदूरों, महिलाओं, युवाओं और कर्मचारियों समेत सभी वर्गों की राय ली जाएगी। और बड़ी खबर, मथुरा में रालोद प्रत्याशी समेत 22 का नामांकन किया गया निरस्त। अब चुनाव मैदान में उतरेंगे मात्र 58 उम्मीदवार। आपको बता दें कि मथुरा जिले के 5 विधानसभा क्षेत्रों के लिए हुए नामांकन के बाद सोमवार को उनकी जांच का काम भी पूरा हो गया। जांच प्रक्रिया में 22 नामांकन पत्र निरस्त हो गए। इसमें सबसे अधिक 12 नामांकन मथुरा विधानसभा क्षेत्र में निरस्त हुए हैं। अब जनपद में उम्मीदवारों की संख्या मात्र 58 रह गई है। इसमें सबसे कम 7 उम्मीदवार आरक्षित बलदेव विधानसभा क्षेत्र में है। मार्च से रालोद प्रत्याशी रहे योगेश नौहवार का भी नामांकन निरस्त कर दिया गया है। और बड़ी खबर, फरवरी के दूसरे सप्ताह में बनारस आएंगी ममता बनर्जी। वर्चुअल कार्यक्रम के बाद आने की संभावना। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अब जल्द ही बनारस आ सकती हैं। ममता बनर्जी के बनारस आने से पूर्वांचल का सियासी माहौल भी गर्माने के आसार हैं। हालांकि ममता बनर्जी के बनारस आने की तारीखें अभी तक तय नहीं हुई हैं। पार्टी से जुड़े लोगों का कहना है कि लखनऊ में 8 फरवरी को वर्चुअल कार्यक्रम के सप्ताह भर बाद बंगाल की मुख्यमंत्री का काशी आने का कार्यक्रम बनेगा।
ममता बनर्जी के बनारस आने के बाद ही प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीएमसी की रणनीति स्पष्ट होने के आसार हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के बनारस दौरे को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आपको बता दें कि उम्मीद की जा रही है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अखिलेश यादव के समर्थन में चुनाव प्रचार करेंगी। बड़ी खबर, मथुरा के बाद आगरा में भी 19 पर्चे किए गए निरस्त, सबसे ज्यादा फतेहाबाद के 5 नामांकन किए गए खारिज। ये आपको बता दें कि किसी प्रत्याशी ने कॉलम अधूरे छोड़ दिए तो किसी ने फॉर्म ही गलत भर दिया। आपको बता दें कि नामांकन पत्रों की जांच के बाद पीस पार्टी, आदर्श समाज पार्टी, आजाद समाज पार्टी, सबका दल यूनाइटेड, बहुजन मुक्ति पार्टी व 8 निर्दलीयों समेत 19 पर्चे निरस्त हुए हैं। सबसे ज्यादा 5 नामांकन फतेहाबाद के निरस्त हुए हैं। छावनी से कांग्रेस और फतेहाबाद से आम आदमी पार्टी के 2-2 प्रत्याशियों के नामांकन किए गए थे, जिनमें एक प्रत्याशी का नामांकन खारिज कर दिया गया है। और ये बड़ी खबर, कैराना में टूटेगा सपा और रालोद का याराना, नाहिद हसन के साथ साइकिल पर चढ़ने को तैयार नहीं है जाट बिरादरी। ये आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में पश्चिमी क्षेत्र की कैराना विधानसभा सीट हॉट सीट बन गई है। इसके साथ ही ये भाजपा के अलावा समाजवादी पार्टी और रालोद के लिए भी नाक का सवाल बन चुकी है। यहाँ से सपा और रालोद गठबंधन ने नाहिद हसन को चुनावी मैदान में उतारा है, जो गैंगस्टर एक्ट में जेल में बंद है। लेकिन किसान आंदोलन के बाद से जाट बिरादरी की भाजपा से नाराजगी को भुनाने के लिए एकजुट हुए सपा और रालोद की मुश्किलें इससे बढ़ती जा रही हैं। दरअसल कैराना विधानसभा में सपा और रालोद को वैसा माहौल नहीं दिख रहा जैसी उन्हें उम्मीद थी। एक तरफ अमित शाह ने डोर टू डोर कैंपेन पर पलायन के मुद्दे को फिर से उठा दिया है, तो वहीं जाट बिरादरी का एक वर्ग ऐसा है जो नाहिद हसन को वोट ना देने की बात कर रहा है। भाजपा ने यहां से मृगांका सिंह को मैदान में उतारा है। आपको बता दें कि कुल मिलाकर नाहिद हसन के साथ जाट बिरादरी साइकिल पर चढ़ने को तैयार नहीं है। और ये बड़ी खबर, भाजपा की नई लिस्ट में बड़ी छटनी की तैयारी, कट सकते हैं 80 विधायकों के टिकट। ये आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा की ओर से आखिरी के 3 चरणों के उम्मीदवारों के नाम पर मंथन जारी है। इस बीच खबर है कि भाजपा कुल 172 टिकटों का ऐलान बुधवार तक कर सकती है। इनमें से 80 विधायकों के टिकट कट सकते हैं और 1 दर्जन से ज्यादा नेताओं की सीटों में फेरबदल किया जा सकता है। इसकी वजह गठबंधन दलों के खाते में ज्यादा सीटें जाना भी हो सकता है। दरअसल अपना दल और निषाद पार्टी ज्यादा सीटों की मांग कर रही हैं। ऐसे में उनके खाते में 2 दर्जन के करीब सीटें जा सकती हैं। आपको बता दें कि फिलहाल बीजेपी इनमें से 80 विधायकों के टिकट काटने की तैयारी में है। और बड़ी खबर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रचार में उतरी हिंदू युवा वाहिनी, गोरखपुर में संभाला मोर्चा। जी आपको बता दें कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहली बार अपने राजनीतिक जीवन में विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। उन्होंने गोरखपुर शहर सीट से लड़ने का फैसला लिया है और भाजपा के कार्यकर्ता उनकी जीत तय करने के लिए दिन रात जी जान से जुटे हैं। लेकिन इस बीच उनके बनाए संगठन हिंदू युवा वाहिनी ने भी अब कमान संभाल ली है। इस संगठन की स्थापना उन्होंने 2002 में की थी, जिसका पूर्वी यूपी के कई जिलों में काफी असर देखने को मिलता है। वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने योगी आदित्यनाथ के चुनाव प्रचार की कमान अब अपने हाथों में ले ली है। भले ही यहां पर वोटिंग में अभी 1 महीने से ज्यादा का वक्त है, लेकिन प्रचार तेजी से शुरू कर दिया गया है। वाहिनी के लोगों का कहना है कि उनकी ओर से फिजिकली और वर्चुअली दोनों ही मोड में प्रचार शुरू कर दिया गया है। उनका मानना है कि इस बार बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ फिर से सरकार बनाएगी। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोविड मुक्त हो जाए तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।